वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं परमानेंट लाइनिंग ऑफ शाफ्ट के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी लाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग। देखिए क्या है ना कि जब हम लोग शाफ्ट का निर्माण करते हैं, जब हम लोग शाफ्ट का खुदाई करते हैं, तो शाफ्ट एक जैसा आपका कुआं के जैसा ही होता है ना। बेसिकली वो कुआं के जैसा ही दिखता है हमको। तो क्या है कि जब हम लोग कुआं का निर्माण करें या फिर आप कह लो शाफ्ट का निर्माण करें, तो क्या है कि साइड्स का प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हम लोग खुदाई करते हैं, गड्ढा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा साइड्स का प्रेशर पड़ता है। ये साइड के प्रेशर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सपोर्ट्स देते हैं। जैसे कुआं में आप लोग देखोगे तो आपका ब्रिक का सपोर्ट्स दिया हुआ रहता है उसके पूरे सरकमफेरेंस में। वो क्या करता है, इसके कोलैप्स होने को, वो चांसेस को रोक देता है। क्योंकि साइड्स का अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा कि जब हम लोग गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढा फिलअप हो जाएगा। जितना भी बालू है, वो डेब्रिस है, लूज मटेरियल है, उससे वो क्या होगा, वो जो गड्ढा हम लोग ने क्रिएट किया था वो एक समय ऐसा आएगा वो फिल हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए, उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट्स करते हैं। सपोर्ट बेसिकली आपका दो तरह का सपोर्ट होता है ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग। एक होता है टेम्पररी सपोर्ट, जिसको कि हम लोग टेम्पररी लाइनिंग ऑफ शाफ्ट के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा टाइप का सपोर्ट होता है जिसको हम लोग परमानेंट बेसिस पे लगाते हैं, और परमानेंट बेसिस पे जो सपोर्ट्स लगाते हैं उसको हम लोग परमानेंट लाइनिंग ऑफ सपोर्ट परमानेंट लाइनिंग ऑफ शाफ्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए, अब बात आता है कि परमानेंट लाइनिंग ऑफ शाफ्ट हम लोग कितने टाइप से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, इसको देखिए। तो परमानेंट लाइनिंग बेसिकली हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। एक, हम लोग ब्रिक का हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्रिक का हेल्प ले करके सपोर्ट्स करेंगे तो वो ऐसे सपोर्ट्स को हम लोग ब्रिक लाइनिंग कहेंगे। वहीं दूसरा है कंक्रीट लाइनिंग, और तीसरा है आपका कास्ट आयरन टबिंग। इन तीनों मेथड से बेसिकली हम लोग परमानेंट लाइनिंग करते हैं शाफ्ट का। इन तीनों में अगर हम लोग बात करें कि मोस्टली कौन सा आपका टाइप से यूज़ होता है ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग, तो वो है आपका ब्रिक लाइनिंग। आप लोग मोस्टली देखोगे तो ब्रिक लाइनिंग ही आपका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना। दोस्तों, अगर आपने पुराने वाले वीडियोस को देखा नहीं है कि टेम्पररी लाइनिंग ऑफ शाफ्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियोस जाकर देख लें, ताकि आपको ये वीडियोस आपको देखने के बाद आपको आपका जो डाउट्स है वो क्लियर आउट हो पाए। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, हम लोग यहाँ से अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं, और यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग परमानेंट लाइनिंग ऑफ शाफ्ट करते कैसे हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है ना कि हम लोग को टॉप सॉइल को पार करना पड़ता है जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं। या फिर आप लोग कह लो कि एक नॉर्मल सा अगर हम लोग खुदाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको टॉप सॉइल को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद आपको सब सॉइल मिलेगा इसके नीचे में, और फिर सब सॉइल के नीचे में आपको क्या मिलेगा, तो हार्ड रॉक देखने को मिलेगा। इस हार्ड रॉक को जैसे ही हम लोग पार करेंगे तो फिर इसके नीचे में क्या मिलेगा, तो हम लोग को कोल का बेड मिलेगा, कोल का लेयर मिलेगा। तो ये सभी लेयर्स को हम लोग को इनकाउंटर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कोल सीम तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग गड्ढा करेंगे तो ये उसमें भी हम लोग को ये सभी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा ना। ठीक। तो जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग को क्या मिला, तो टॉप सोइल मिला, उसको हटाएंगे। फिर हम लोग को सब सोइल मिलेगा, उसको हटाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग को हार्ड रॉक मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला जब हम लोग को ऊपर से हम लोग आ रहे थे नीचे, ये आपका शाफ्ट सिंकिंग करते हुए नीचे आ रहे थे, तो ये जो हमारा पहले से हम लोग डाया मेंटेन करते हुए आ रहे थे, जैसे ही हमको हार्ड रॉक टच होता है, जब से ही हमको हार्ड रॉक मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डाया हम लोग पहले से मेंटेन करते हुए आ रहे थे उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं टू द फिनिश डाया। इसको हम लोग हल्का जो डाया है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं टू द फिनिश डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है कि कितना आपका डेप्थ तक हम लोग ऐसा करते हैं, तो जनरली हम लोग 3 से 4 मीटर बिलो तक ऐसा करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो हम लोग को कई सारे लेयर्स हम लोग को मिलता है, उस सभी लेयर्स को हम लोग को इनकाउंटर करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग
वो सभी लेयर्स को पार करते हैं तो हम लोग को हार्ड रॉक मिलता है। अब जैसे ही हम लोग को हार्ड रॉक मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो एक्सकेवेशन, जो हम लोग खुदाई का जो डाया था उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और कम कितना तक करते हैं तो फिनिश डायमीटर ऑफ द शाफ्ट तक करते हैं। और जनरली ये हमारा 3 से 4 मीटर डेप्थ तक हम लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात आता है कि ब्रिक जो लाइनिंग है वो आपका कहाँ पे यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं आपको कहूँ तो जो ब्रिक लाइनिंग है ना वो आपका कॉमन प्रैक्टिस है। और कॉमन प्रैक्टिस ऐसा है जहाँ पे हमारा ऑर्डिनरली कॉम्पैक्ट ग्राउंड है ना, जो हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है वो अगर हमारा कॉम्पैक्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग ब्रिक लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे हमारा वेट स्टार्टा होगा तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली ब्रिक लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्रिक लाइनिंग है ना वो बहुत कॉमन है, आपको हर जगह जहाँ पे भी आप देखोगे तो बेसिकली इसी का लाइनिंग किया जाता है ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है कि जब हम लोग ब्रिक का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो कौन सा टाइप का ब्रिक होगा, क्या उसका डायमेंशन होगा, ये भी तो जानना ज़रूरी होगा ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है ना कि A1 क्लास का आपका वेल बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्लास एंड वेल बर्न्ड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, A1 क्वालिटी का ब्रिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जिसका कि डायमेंशन क्या होगा तो 225 mm लेंथ का होगा और 115 mm ब्रीथ होगा जिसका, और जिसका हाइट आपका 75 mm हाइट होगा। यूजुअली वो सभी जो ब्रिक्स का थिकनेस कितना होगा तो वो आपका 0.4 मीटर टू 0.6 मीटर का उसका थिकनेस होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ना कि द हार्ड रॉक फ्रॉम वेयर द परमानेंट लाइनिंग हैज़ टू बी कमेंस इज मेड ओनली विथ पीक एंड चीसल। यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे ही जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये हमारा हार्ड रॉक मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि हार्ड रॉक मिल जहाँ पे हम लोग वो मिल जाता है ना तो वहीं से हम लोग यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि परमानेंट लाइनिंग करना शुरू करेंगे। अब जब परमानेंट लाइनिंग का काम हम लोग शुरू करने से पहले वहाँ पे ये जो ग्राउंड है उसको हम लोग क्या करते हैं तो इसको लेवल करते हैं। अब लेवल किसके हेल्प से करेंगे तो जनरली पिक्स और चीज़ल का हेल्प से, यानी कि छेनी और हथौड़ा का हेल्प से हम लोग इसको लेवल करने का, ये जो रॉक हमको मिला था उसको हम लोग लेवल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट सेक्शन में आता है, यहाँ पे इसको हम लोग समझो। देखिए जब हम लोग सपोर्ट्स करते हुए नीचे आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंकिंग का जो काम है उसको हम लोग रोक देते हैं। तो सिंकिंग इज़ यूजुअली स्टॉप्ड व्हेन द वॉलिंग इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि जब हमारा जो सपोर्ट्स है वो हम लोग कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग सिंकिंग का काम को रोक देते हैं। और मेरा मेनली फोकस कहाँ पे रहता है तो हम लोग को जो फोकस है वो हमारा सपोर्ट्स के ऊपर होता है और सिंकिंग का काम को हम लोग मेनली रोक देते हैं उस समय जब हम लोग सपोर्ट्स कर रहे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट में कहता है 150 mm लेयर ऑफ कंक्रीट इज देन लेड टू फॉर्म अ लेवल बेड। क्या है ना कि जब हम लोग शाफ्ट का सिंकिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं, ये देखिए ये हम लोग नीचे आए। अब ये हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में हम लोग को हार्ड रॉक मिल गया। अब हार्ड रॉक के नीचे में हम लोग को तो किसी तरह का सपोर्ट्स करना नहीं है, तो ये हार्ड रॉक जैसे ही हम लोग को टच करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे छेनी और हथौड़ा का हेल्प से इस हार्ड रॉक को एक लेवल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसको छेनी हथौड़ा से हेल्प से इस यहाँ पे जो भी रॉक्स था उसको हम लोग ने क्या किया तो लेवल कर दिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहता है ना कि अ कंक्रीट ऑफ 150 mm इज लेड टू फॉर्म अ लेवल बेड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो साइड्स में क्या करेंगे कि हम लोग कंक्रीट का लाइनिंग करेंगे। ये आपका यहाँ पे देखो ये आपका पहले का डाया था, ये जो बड़ा वाला पहले का डाया था। अब हम लोग क्या किए कि 150 mm का यहाँ पे पूरा एकदम सीमेंट से खचाखच इसको हम लोग फिलअप कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर जब ऐसा कर देंगे अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो एक आपका ब्रिकिंग कर्व या फिर जिसको कि मेनली क्रीप के नाम से जानते हैं,
क्रीब या फिर आप लोग कर लो कर्व CURB, कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो ये कुछ इस प्रकार से स्केलेटल रिंग के ही जैसा हम लोग को बेसिकली दिखता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो कर्व है ये आपका कई सारे सेगमेंट्स में होते हैं, तो इसको हम लोग को एक एक करके एक दूसरे से ज्वाइंट करना पड़ता है। इसको जब हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं तो इसको हम लोग लोअर डाउन कर देते हैं, और जब लोअर डाउन करेंगे तो क्या करेंगे कि यही आपका जो कंक्रीट का जो हम लोग ने कंक्रीट डाला था इसके ऊपर में रखेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग, आप लोग इमेजिन करो कि जब हम लोग इसको नीचे डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग ला करके रख दिए, तो अब इसको हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा तभी जाके ये इस प्लेस में रहेगा, नहीं तो ये क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको फिक्स करने के लिए इसको हम लोग बोल्टिंग कर देते हैं ताकि ये जो है वो आपका फिक्स्ड हो जाए। अब जब ये फिक्स्ड हो जाएगा ना तो इसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी के ऊपर में यह एक आपका प्लेटफॉर्म के जैसा हो जाएगा। अब इसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग ब्रिक का लाइनिंग यानी कि ब्रिक का गुथाई जो होता है ना, ईटा का गुथाई कुछ इस प्रकार से वो करना यहाँ पे शुरू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ए ब्रिकिंग कर्व ऑल्सो कॉल्ड क्रीब मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, इज देन प्लेस्ड ऑन द हार्डन कंक्रीट फ्लोर। जो हमारा कंक्रीट का फ्लोर था नीचे में, उसमें हम लोग क्या करते हैं तो ये एक आपका कर्व होता है जिसको मैंने आपको फिगर में दिखाया, वो बेसिकली आपका कास्ट आयरन का बना होता है, उसको हम लोग वहाँ पे रख देते हैं। फिर कहता है द कर्व इज मेड इन सेगमेंट, ये कई सारे सेगमेंट्स में बने होते हैं। शेप टू कन्फर्म टू द फिनिश डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जो हमारा फिनिश डायर ऑफ द शाफ्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये जो कर्व है उसका जो सेगमेंट्स है वो पहले हम लोग तैयार करके रखते हैं। बिफोर लोअरिंग द कर्व सेगमेंट नंबर्ड, जब हम लोग इसको नीचे लाते हैं, नीचे जब हम लोग सिंकिंग में डालते हैं तो उससे पहले ही हम लोग ऊपर में ही हम लोग उसका नंबरिंग कर देते हैं। अब नंबरिंग कर देंगे, सपोज ये हमारा एक कर्व है, समझे ना, ये हमारा कर्व है, तो ये कई सारे सेगमेंट्स में है। सपोज ये है एक हमारा सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले ही ऊपर में हम लोग क्या करेंगे तो एक ये सभी सेगमेंट्स को नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि सबसे पहला ये वाला सेगमेंट्स को हम लोग लोअर डाउन करेंगे, यहाँ पे लोअर डाउन किए, फिर दूसरा सेगमेंट्स को लोअर डाउन किए। अब जब दूसरा सेगमेंट्स को लोअर डाउन करेंगे तो ये इन दोनों को हम लोग को अटैच करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा, वो चीज़ कर लेंगे। फिर हम लोग तीसरा सेगमेंट्स को लोअर डाउन करेंगे। इसी तरह से हम लोग सारे सेगमेंट्स को जब लोअर डाउन कर लेंगे तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा तो साइड्स में इसको सपोर्ट्स करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग एक तरह से अब कर सकते हैं कि बोल्टिंग करके इसको हम लोग फिक्स करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर में भी बताया था कि ये आपका सॉफ्ट सिंकिंग हो रहा है। और सॉफ्ट सिंकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं तो ये कर्व के जैसा है, तो इस कर्व को हम लोग क्या किए तो यहाँ पे लगा दिए कुछ इस प्रकार से। और जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा कि इसको हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, एक प्लेस में फिक्स करना पड़ेगा। उसको फिक्स कैसे करेंगे तो बोल्टिंग से हम लोग फिक्स कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। फिर कहता है इन द शाफ्ट द कर्व सेगमेंट आर असेंबल्ड ऑन द कंक्रीट फ्लोर, जो हमारा कंक्रीट का फ्लोर है ना वहाँ पे उसको हम लोग असेंबल करते हैं करेक्टली सेंटर्ड, उसका सेंटर को हम लोग मिलाते हैं, लेवलिंग कर देते हैं और बोल्टिंग कर देते हैं सभी को एक साथ। यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ब्रिक वॉलिंग इज देन स्टार्टेड अबव द कर्व, जो हम लोग ने यहाँ पे सॉफ्ट सिंकिंग किया और जो हमारा कर्व हम लोग ने डाला, अब इसी के ऊपर में क्या होगा कि ये एक तो आपका फिक्स हो गया। अब अगर हम लोग इसके ऊपर में आपका ईटा का गुथाई करेंगे तो वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको नीचे में एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इसी के प्लेटफॉर्म में वो इजीली आपका खड़ा होता हुआ चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो तो ये आपका नीचे, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो आप लोग समझ लो कि आपका एक कर्व है। अब इसी कर्व के ऊपर में आपका ईटा का गुथाई कुछ इस प्रकार से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक ना। अब कहता है कि
brick walling is then started above the curve and the inner surface of the brick wall is kept vertical and true to the circumference of the shaft। जो हमारा जो ब्रिक लाइनिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस कहने का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन इसको हम लोग वर्टिकल रखेंगे, समझे ना, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। एंड ट्रू टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। फिर कहता है कि एज द ब्रिक वॉलिंग प्रोसीड द टेम्पररी लाइनिंग इज डिसमेंटल इन स्टेजेस। जैसे ही हमारा जो ब्रिक लाइनिंग का जो काम है वो प्रोसीड हम लोग करते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो टेम्पररी लाइनिंग हम लोग पहले कर चुके थे उसको हम लोग धीरे धीरे स्टेजेस में खोलते हैं, ठीक ना, और धीरे धीरे हमारा जो परमानेंट लाइनिंग है वो करता हुआ ऊपर चले जाते हैं, ठीक। वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर कहता है द स्पेस बिटवीन द ब्रिक लाइनिंग एंड द एक्सकेवेशन इज फिल्ड विथ एस। यानी कि क्या है कि देखो ये क्या है, ये हमारा शाफ्ट सिंकिंग हम लोग किए। अब शाफ्ट सिंकिंग में हम लोग ने क्या किया, तो एक कर्व लगा दिया कुछ इस प्रकार से। आप लोग देखो यहाँ पे इमेजिन करो, अब कर्व लगा दिया। अब कर्व के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ब्रिक का एक तरह से लाइनिंग कर रहे हैं, ये चारों तरफ से हम लोग ब्रिक का लाइनिंग कर रहे हैं। अब लाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस, खाली स्पेस, जो हमारा ब्रिक के पीछे में कुछ खाली स्पेस बचेगा, उस खाली स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग एस, सैंड और लूज ब्रिक, जो टूटा हुआ पत्थर होगा, जो हमारा ईंट होगा, उसको हम लोग वहाँ पे जो खाली स्पेस बचेगा उसमें हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पे देखो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये देखो, ये आपका फिनिश्ड आया है और ये आपका कर्व नीचे में। अब जब यहाँ पे हम लोग ईंट का गुथाई कर रहे हैं तो इसके पीछे में, यहाँ पे एकदम पीछे में जो खाली स्पेस बच रहा है उसको हम लोग को फिल करना पड़ता है। इसको कैसे फिल करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एस, राख या फिर सैंड या फिर लूज ब्रिक से इसको जो खाली स्पेस था उसको हम लोग फिलअप कर देते हैं, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। द स्पेस बिटवीन द ब्रिक लाइनिंग एंड द एक्सकेवेशन इज फिल्ड विद एश, सैंड और लूज ब्रिक टू प्रिवेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिहाइंड द ब्रिक वॉल। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, तो देखिए क्या है ना कि जो पानी के कारण जो प्रेशर लगता है ना उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्पेस बचा हुआ था उसको जब हम लोग फिल कर दे रहे हैं तो वो उससे क्या कर रहा है, वो जो लूज मटेरियल जिसको एस है, सैंड्स है, लूज ब्रिक्स है, वो क्या कर रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को वो प्रिवेंट कर रहा है, ताकि अगर वो प्रिवेंट नहीं करेगा तो वो एकाएक आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा और वो कोलैप्स होने का चांसेस रहेगा। सो इसलिए क्या करता है कि जो भी हम लोग का खाली स्पेस बचता है जब हम लोग ब्रिक लाइनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एस, सैंड्स, लूज ब्रिक्स, ये सभी चीज़ों से हम उसको भर देते हैं ताकि वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को झेल सके, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कहता है वीप होल्स आर लेफ्ट इन द ब्रिक वॉल एट द कर्व लेवल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर escape ऑफ सच वाटर विच इज कलेक्टेड इन द वाटर गार्लैंड। यहाँ पे आप लोग देखो, ये आपका क्या है, तो आप लोग समझो कि एक आपका कर्व है, इस कर्व के ऊपर में आपका ब्रिक लाइनिंग हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा वीप होल्स छोड़ देते हैं। वीप होल्स छोड़ने का मकसद क्या होता है कि सपोज इधर से अगर हमारा पानी का रिसाव होता है तो क्या होगा कि वो नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा और इसी वीप होल्स जो हम लोग ने एक छेदा करके रखा था, इसी वीप होल्स के माध्यम से पानी आएगा और ये नीचे चला जाएगा। अब नीचे में हम लोगों ने वाटर गार्लैंड बना के रखा है तो वहाँ पे वो जा कर के पानी वो कलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वाटर गार्लैंड से हम लोग वहाँ पे पंप बैठा देंगे और फिर हम लोग उस पानी को सरफेस में डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये पॉइंट में लिखा गया है। वीप होल्स आर लेफ्ट इन द ब्रिक वॉल एट द कर्व लेवल। जो हमारा कर्व लेवल है वहीं पे हम लोग एक वीप होल्स छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो पानी है उसको हम लोग वाटर गार्लैंड में कलेक्ट कर सकें, समझे ना। तो यहाँ पे आपको दिखा, ये क्या दिखा आपको, ये आपका कर्व दिखा और ये आपका ब्रिक का लाइनिंग दिखा। कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो
तो आपको यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि कर्व कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे आपको वॉलिंग कर्व दिखाया गया है, ये देखो इस फिगर में यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, तो वॉलिंग कर्व है। यहाँ पे देखो तो नीचे में क्या है कि एक एल शेप का आपका एक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर में ही आपका ब्रिक का लाइनिंग किया हुआ है, तो उसी को हम लोग वॉलिंग कर्व कह रहे हैं, समझे ना। अब इसी के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ही हम लोग एक वीप होल छोड़ देते हैं, ताकि जो पानी का रिसाव है ना, वो वीप होल्स के माध्यम से वो नीचे आपका वाटर गार्डन जो हम लोग ने बनाया है उसमें वो पानी जा कर के कलेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग वाटर गार्डन से पंप लगा करके उसको हम लोग बाहर में सरफेस में डिस्चार्ज कर सके पानी को। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला अब आपको यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कि हम लोगों ने किया कैसे, उसको हम लोग देख लो। तो सबसे पहला तो हम लोग साफ सिंकिंग करते हुए नीचे आ रहे थे, नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे आए तो हमको जैसे ये हार्ड रॉक मिला, तो हम लोग ने क्या किया कि हमारा जो डाया था पहले से हम लोग जो मेंटेन करते हुए आ रहे थे उसको हम लोग ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। कम किया तो कितना कम किया, तो फिनिश डाया ऑफ शाफ्ट तक कम किया। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम लोग को हार्ड रॉक मिल गया तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे कुछ आदमी को लगा दिया और उसको हाथ में हम लोग ने छेनी हथौड़ा दे दिया। अब ये जो हार्ड रॉक हमको मिला, अब ये आदमी क्या करेगा कि इसको लेवलिंग कर देगा। ये आपका पूरा लेवल कर दिया, ये लेवल बेड हो गया। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जान रहे ये हमारा पूरा हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे हमारा कोलैप्स होने का चांसेस तो है ही नहीं। अब चांसेस तो नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर धीरे धीरे, अब ऊपर में हम लोग जो नीचे से ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, तो सपोर्ट्स करेंगे। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि नीचे में करना तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमारा हार्ड रॉक मिल गया। अब हार्ड रॉक में तो कोलैप्स होने का चांसेस तो है ही नहीं, तो बेसिकली हम लोग को जो सपोर्ट करेंगे वो ऊपर की ओर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसको हम लोग समझो। तो फिर क्या किए हम लोग कि इसके जो साइड्स में एक कंक्रीट का कितना थिकनेस था, तो 150 mm का थिकनेस था, उसको हम लोग ने यहाँ पे लगाया, यानी कि सीमेंट से पूरा इसको लबालब भर दिया। अब भरने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, तो कर्व जो आपका कई सारे सेगमेंट्स में थे उसको हम लोग ने ऊपर से इसमें इस एक्सकेवेशन में हम लोग ने डाला। ये एक्सकेवेशन में हम लोग सपोज हम लोग ने डाल दिया। अब एक्सकेवेशन में जब डाले तो इस कर्व को भी हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग ने क्या किया, तो बोल्टिंग कर दिया ताकि यह एक जगह पे फिक्स हो जाए। जब ये फिक्स हो गया तो इसी के ऊपर में हम लोग ने फिर से क्या किया, तो ब्रिक का लाइनिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि ईंट का गुथाई करना हम लोग इसी के ऊपर में शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम लोग सपोर्ट्स करते हुए जा रहे हैं ऊपर, और वैसे ही हमको यहाँ पे भी तो हमको जो हम लोग टेम्पररी लाइनिंग किए वो मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारा सपोर्ट्स ये परमानेंट सपोर्ट ऊपर उठता हुआ जाएगा, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा टेम्पररी सपोर्ट्स किए थे इसको हम लोग डिसमेंटल करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे खोलना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे खोलते हुए और ये जो हमारा परमानेंट सपोर्ट है उसको बढ़ाते हुए हम लोग सपोर्ट्स करते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से हम लोग परमानेंट लाइनिंग ऑफ शाफ्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम में भी DM करके अपना जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का माइनिंग का नोट्स चाहिए है तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।